आज हम समाजवाद की एक धारा को देखते हैं। सोशलिज्म की एक धारा है फेबियनवादी समाजवाद, फेबियन सोशलिज्म। क्या है ये कंसेप्ट, इसको देखते हैं डिटेल में हम। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई और क्या इसकी प्रमुख मान्यताएं हैं। सबसे पहले तो याद रखना है कि ब्रिटेन की, इंग्लैंड की अवधारणा है। इंग्लैंड से इसका उद्भव हुआ है। समाजवाद की अन्य धारा को देखते हैं तो अलग अलग देशों में इसकी उत्पत्ति हुई है। मार्क्सवादी समाजवाद जर्मनी से, जर्मन विकासवादी समाजवाद जर्मनी से हुआ है। फ्रांस से गिल्डिज्म का उद्भव हुआ है। तो यहां से इंग्लैंड से फेबियन समाजवाद का उद्भव हुआ है, इंग्लैंड से। कब हुआ इसका उद्भव? तो लगभग 1884 एक सन मार्क किया जाता है, एक ईयर मार्क किया जाता है 1884 का। ये वो वर्ष है जब ब्रिटेन में कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने एक संगठन बनाया, एक क्लब बनाया, अपना एक सोसाइटी बनाई, जिसे कहते हैं हम फेबियन सोसाइटी। फेबियन सोसाइटी ये वो मंच था जहां पे इन विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, प्रकाशित किए, डिस्कस किए, चर्चा की। कौन थे ये लोग? तो इसमें सबसे प्रमुख हमें याद रखने हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, ग्राहम वालास, और बाद में इनसे जुड़े हेराल्ड लास्की, रेमचे मैकडोनाल्ड, ये प्रमुख विचारक थे जो इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। आखिर फेबियन सोसाइटी क्या है, क्यों इसका नाम फेबियन है, फेबियन नाम का क्या अर्थ है? तो फेबियन नाम का एक विशेष अर्थ होता है, एक्चुअली यूरोप में एक युद्ध हुआ था, हेनोविल का युद्ध, और इस हेनोविल के युद्ध में एक सेनापति थे क्विंटस फेबियन। क्विंटस फेबियन इनके नाम पर इस विचारधारा का नाम रखा गया है। इन्होंने हेनोविल के युद्ध में एक विशेष रणनीति अपनाई थी, और इसी रणनीति को अपनाने के कारण इन्हें फेबियनवादी कहा जाता है। इनकी रणनीति क्या थी कि जब तक उचित अवसर न आए तब तक वार न किया जाए, तब तक अटैक न किया जाए, तब तक धीरे धीरे कार्रवाई की जाए, और जब मौका मिलेगा तब एक साथ सीधा पूरी ताकत के साथ अटैक किया जाए ताकि सफलता तुरंत हमें मिल जाए। और इस युद्ध के दौरान हेनोविल की, फेबियन की काफी आलोचना हुई थी कि वो शांति से देख रहे, बैठे हुए हैं, लेकिन जब परिणाम हुए तो वो बिल्कुल सफलतापूर्वक थे। फेबियन की फिर से तारीफ होनी शुरू हुई कि ये युद्ध को जीत गए। तो इन्होंने इसी रणनीति के कारण इन्होंने फेबियन नाम रखा अपने विचारधारा का, फेबियन समाजवाद। आइए इसकी मूल मान्यता को देखते हैं हम। इसकी मान्यताओं को हम मार्क्स की मान्यताओं के साथ कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए चलेंगे कि पारंपरिक रूप से मार्क्सवाद का क्या कहना था और इनका क्या कहना, जो इसको अंतर बनाता है, इसको डिफरेंट करता है मार्क्सवाद की धारा से। तो पहली मान्यता कि ये राज्य को शोषण का यंत्र नहीं मानते। ये राज्य को शोषण का यंत्र नहीं मानते, जबकि मार्क्स के अनुसार राज्य अनिवार्यतः पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है, श्रमिकों के या सर्वहारा वर्ग के शोषण का यंत्र है। ये यहाँ पे राज्य शोषण का यंत्र नहीं है। यहाँ पे राज्य एक अनिवार्य है, राज्य अनिवार्य संस्था है, अनिवार्य संस्था है। पॉजिटिवली देखा गया है, राज्य को
सकारात्मक रूप से देखा गया है। मार्क्सवाद में कम्युनिज्म की अवस्था पर क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना की बात की जाती है। वर्गहीन राज्य विहीन समाज जिसमें राज्य भी नहीं होता है। वही यहाँ पर समाजवाद के इस फॉर्मेट में लिखा जाए राज्य को अनिवार्य संस्था माना गया है। इसके अंत करने की बात नहीं की गई कि राज्य लुप्त हो जाएगा, ये बात इसमें नहीं कही गई। ये लोग उसे स्वीकार नहीं करते। ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा को भी स्वीकार नहीं करते। समाज में दो वर्ग हैं, बुर्जुआ वर्ग और सरवारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। मार्क्स की इस कंसेप्ट को ये पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये जानते हैं, ये मानते हैं कि पूंजीवाद एक बुराई है। ये मानते हैं कि पूंजीवाद में शोषण होता है और शोषण से हमें मजदूरों को, श्रमिकों को मुक्त करना है। ये भी इनकी मान्यता है। लेकिन वर्ग संघर्ष के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करें, दोनों वर्गों में संघर्ष हो। और वर्ग संघर्ष को स्वीकार न करने के कारण ये क्रांति के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करते कि चलो क्रांति की जाएगी। मार्क्स कहता है ना, दोनों वर्गों में संघर्ष है, दोनों वर्गों में विरोधाभास है, साथ में हो ही नहीं सकते। और इसे क्रांति अपरिहार्य है, अनिवार्य रूप से एक स्टेज पे क्रांति होगी ही होगी। लेकिन ये मानते हैं कि नहीं, क्रांति की आवश्यकता नहीं है। क्रांति अभी निकट भविष्य में दिख भी नहीं रही थी उनको कि कहीं क्रांति हो भी जाए। नेक्स्ट मान्यता कि ये मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करते हैं। अस्वीकार्य, इनको स्वीकार्य नहीं है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। कहने का मतलब जो सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था, जिसे श्रमिकों की मेहनत की कमाई है, जिसे पूंजीपति हड़प जाता है, ठीक है, लेबर को भी श्रमिक पूंजीपति कमा लेता है, खा लेता है, उसको मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा था, जो लेबर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको भी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा फैबियनवादियों ने कि नहीं, ऐसा पूरी तरह सिस्टम नहीं है। कोई पूंजीपति, कोई समाज पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके मूल्य की भी अपेक्षा करता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से भी आपत्ति नहीं है। कहीं ना कहीं ये विचारक उदार लोकतंत्र की मान्यता को भी स्वीकार करते हैं, उदार लोकतंत्र को भी मान्यता प्रदान करते हैं। मार्क्स ने कहा था ये बुर्जुआ लोकतंत्र जो है, उदार लोकतंत्र है, वो फर्जी लोकतंत्र। वाक्य में केवल पूंजीपतियों द्वारा दिया गया एक झांसा है। वाक्य में यहाँ पर लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। मार्क्स के अनुसार जब राज्य, कानून, सारी व्यवस्था ही पूंजीपतियों के हाथ तक खिलौना है, तो लोकतंत्र की बात करना भी गलत है। मार्क्स यहाँ पे जनवादी या मार्क्सवादी अलग फॉर्मेट के और चाहता है लोकतंत्र के। तो यहाँ पे लेकिन फैबियनवादी उदार लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार करते हैं कि उदार लोकतंत्र बिल्कुल सही है, वो होना चाहिए, इसके द्वारा राज्य का संचालन भी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ तो मार्क्स से किस प्रकार भेद है वो देखा कि आखिर इनकी क्या रणनीति है। फिर अगर इन मानदंडों पर ये मार्क्स के साथ सहमति नहीं है तो इनकी रणनीति क्या है, आगे ये क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार ये समाजवादी है और समाज को लाना चाहते हैं। ये पूंजीवाद में शोषण को स्वीकार करते हैं। पूंजीवादी शोषण की आलोचना करते हैं। ये मानते हैं कि पूंजीवाद का बेस गलत है, पूंजीवाद में शोषण होता है, इस बात को ये स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि पूंजीवाद जो है उसका आधार क्या है, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा पर आधारित है पूंजीवाद, जबकि ये फैबियनवादी हमेशा प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग, समाजवादी, पूरे समाजवादी सहयोग पर बल देते हैं। समाजवादी हमेशा सहयोग पर बल देते हैं, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की जगह, और कोऑपरेशन पर बल देते हैं, कोऑपरेशन, सहयोग पर बल देते हैं। तो मार्क्स की इस अवधारणा को तो वो स्वीकार करते ही हैं कि पूंजीवाद शोषणकारी है, ये कंपटीशन बेस है, जो कि सही नहीं है, बल्कि समाज या अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए, सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट मान्यता इनकी क्या है, अगली मान्यता इनकी यह है कि लोग समाजवाद राज्य द्वारा प्रायोजित होगा, राज्य द्वारा
समाजवाद लाया जाएगा। मार्क्स राज्य को ही पूंजीवाद का एक यंत्र मानता है, इसलिए इसको खत्म करने की बात करता है, लेकिन इनका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उदार लोकतंत्र को स्वीकार किया जाए, बहुमत का शासन हो, बहुमत में हमेशा श्रमिक और मध्यम वर्ग होता है, और इसीलिए राज्य पूंजीपतियों के हाथ का पूरी तरह खिलौना नहीं बन पाता। धीरे धीरे, ठीक है, इनकी रणनीति क्या रहेगी? फेबियस की तरह रहेगी, क्विंटस फेबियन की तरह रहेगी, शनै शनै धीरे धीरे कानूनों द्वारा समाजवाद को लाया जाएगा। धीरे धीरे कानूनों द्वारा समाजवाद को लाया जाएगा। इसके लिए हमें हड़ताल करने होंगे, आंदोलन करने होंगे, और शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से समाजवाद को लाया जाएगा। इसके लिए हिंसक क्रांति, लाल क्रांति की आवश्यकता नहीं है, ये फेबियनवादियों का मानना है। सर फेबियनवादी सोसाइटी ने, फेबियन सोसाइटी ने इसके लिए काफी आंदोलन किए। जमींदारी उन्मूलन के लिए आंदोलन किए 1901-2 में। इन्होंने 1911 में श्रमिकों का वेतन तय करवाया। इन्होंने ऐसे कई कानून बनवाए जो श्रमिकों के हित में थे और पूंजीवादी शोषण के स्वरूप को कम करते हों। ऐसे कानूनों ने हड़ताल और आंदोलन द्वारा निर्मित करवाया। इनका मानना है कि मार्क्स का मत अपने स्तर पर सही था, क्रांति का सिद्धांत अपने स्तर पर सही था, जहां मजदूरों को, श्रमिकों को नागरिक व राजनीतिक अधिकार थे ही नहीं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स थे ही नहीं, तो क्रांति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्रांति ही करेंगे फिर अपने हक के लिए। लेकिन जब उदार लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान रूप से नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो फिर क्रांति की अवधारणा निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। फिर कहा कौन सी रणनीति काम लगेगी? राज्य द्वारा समाजवाद की। आप संसद में जाइए, संसद में अपनी पार्टी बनाइए, संसद में जाकर के अपना बहुमत द्वारा कानून बनाइए, पार्लियामेंट द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। श्रमिक लोग पार्टी बनाएंगे, अपने कानून बनाएंगे, कानून के माध्यम से ये कार्य को अंजाम दिया जाएगा, समाजवाद को लाने के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। वहां पर आप श्रमिकों की आवाज उठाइए। तो इसलिए क्रांति का सिद्धांत स्वतः निरर्थक हो गया। तो यहाँ पे इसी कारण वो उदार लोकतंत्र की अवधारणा को भी स्वीकार करते हैं। उदार लोकतंत्र ठीक है, बहुमत का शासन है, उसके बाद क्या दिक्कत है? इस चीज को वो स्वीकार करते हैं, यह उनकी रणनीति होगी। और इसीलिए वो उदार लोकतंत्र में भी एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मानते हैं, एक वोट के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट प्राप्त होगा, एक ही होगा, क्योंकि उस समय के ब्रिटेन में व्यक्ति को वोटिंग राइट्स डिफरेंट थे। कई लोगों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त था ही नहीं, महिलाओं को नहीं था। इस टाइम 1885 के समय महिलाओं को अधिकार नहीं था, वो 1930 के दशक में मिलता है उनको अधिकार, महिलाओं को। साथ में उस समय ये भी सिद्धांत थे कि जो प्रॉपर्टी धारण करता है, ज्यादा टैक्स देता है, उसे ज्यादा वोट देने का अधिकार होगा, जो ज्यादा शिक्षित है उसको ज्यादा वोट देने के अधिकार होंगे। तो इसकी बजाय इन्होंने क्या सिद्धांत का समर्थन किया? एक व्यक्ति एक वोट, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट, चाहे कितने भी पैसे वाला हो या जितना भी पढ़ा लिखा हो, महिला हो पुरुष हो, सभी को एक वोट प्राप्त होना चाहिए। वाक्य में दिखाई देता है कि फेबियनवाद श्रमिक वर्ग का आंदोलन न होकर के मध्यम वर्ग का आंदोलन है, मध्यम वर्ग का आंदोलन है, मध्यम वर्ग का आंदोलन। इसके साथ साथ ये उपभोक्ता वर्ग का आंदोलन है, उपभोक्ता वर्ग का आंदोलन। मध्यम वर्ग का आंदोलन उपभोक्ता वर्ग का आंदोलन है। ये मुख्यतः पूंजीवाद या दो धंधे या कारखानों या श्रमिकों पर फोकस नहीं करके अपना फोकस करते हैं जमींदारी उन्मूलन पर, जमींदारी उन्मूलन। इनका समाजवाद पूरी तरह समाजवादी न करके सरकार के हाथों में पूरा पूरा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ऐसी रणनीति को ये स्वीकार नहीं करते। ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मिश्रित होनी चाहिए। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ
चीजें, उत्पादन के कुछ साधन और वितरण के कुछ अधिकार, कुछ कंट्रोल सरकार या समाज के हाथ में होगा, पब्लिक होगा, सरकार के हाथ में होगा, और कुछ निजी हाथों में होगा। दोनों होंगे, दोनों तरीके के सिस्टम कार्य करेंगे। अब अगर इन चीजों को देखा जाए तो ये वो चीजें थी जिन्होंने समाजवाद को ब्रिटेन में लोकप्रिय बना दिया। क्योंकि मार्क्स का सिद्धांत, वैसे मार्क्स भी लंदन में बैठे लिख रहा था, जर्मनी से निकल के लंदन पहुंचा था, वहां ही बैठ के लिख रहा था, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाया था क्योंकि वो हिंसक क्रांति की बात करता है और सामाजिक तात्कालिक समय विद्यमान अस्तित्व में जो प्रेजेंट सोशल सिस्टम था पूरी तरह उसके अगेंस्ट चला जाता है, जहां पर ये बात करता है कि धर्म, समाज की अन्य संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, ये सभी सामाजिक ढांचा जो है वह अर्थव्यवस्था पर आधारित है, और चूंकि अर्थव्यवस्था शोषणकारी है तो ये सभी भी शोषणकारी ही है। धर्म, नैतिकता, विद्यमान कानून सभी को ठुकरा देता है। उसकी जगह ये मार्क्स के ऑपोजिट जाकर के ये धर्म को, धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक नियमों को, नैतिकताओं, परंपराओं, संस्कृति को, इनको मान्यता प्रदान कर देता है। फैबियन समाजवाद इन सभी को मान्यता प्रदान कर देता है। ठीक है, मार्क्स जहां इन सभी को ठुकरा देता है कि ये सारे गलत आधार पर बने हुए, इकोनॉमी पर बहस है और इकोनॉमी शोषणकारी, इसलिए सारे शोषणकारी हो गए, सबको रिजेक्ट कर देता है। मार्क्स इन सब के ढांचों को गिराकर एक नए साम्यवादी समाज की, नए ढांचों के निर्माण की बात करता है, जिसमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, धर्म की आवश्यकता नहीं होगी, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। तो ये फैबियनवादियों ने इनको स्वीकार किया, धर्म, नैतिकता, परंपरा और संस्कृति को बनाए रखा जाए, ये चलता रहे, कोई दिक्कत इससे नहीं है फैबियनवादियों को। ये पूरा कंसेप्ट अगर देखें हम प्रैक्टिकली तो हमारे इंडिया में भी मोस्टफुली आप देखेंगे फैबियन समाजवाद के आधार पर ही सिस्टम बना हुआ है। इंडिया का जो सोशलिज्म है, समाजवाद है, वह मार्क्स या सोवियत संघ या चाइना टाइप का समाजवाद न होकर के फैबियनवादी समाजवाद है। हमने उदार लोकतंत्र को स्वीकार किया, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को इत्यादि को हमने स्वीकार किया है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है, दोनों कार्य करते हैं, सरकारी सेक्टर भी है और प्राइवेट निजी सेक्टर भी है। हमने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए, विशेष रूप से हमारे निदेशक तत्वों में SC/ST राइट्स और अन्य कई तरह की ऐसी बातें की गई जो हमारे समाजवाद की ओर हमें बढ़ने को महत्व देती है। हमने धर्म, नैतिकता, परंपरा और संस्कृति को भी खत्म करने की बात नहीं की, इन पे बैन नहीं लगाया, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तो ये क्या है, इंडिया में इसका क्या प्रभाव है और क्या लिंक है, उसको भी अच्छे से याद रखना जरूरी है। इंडिया से इसके दो बड़े लिंक होते हैं। फैबियन सोसाइटी जो बनी थी, जो हमने इसके मेंबर बताए, उसमें से एक और मेंबर थी और वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये वही एनी बेसेंट है जिन्होंने आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चलाया आजादी के लिए, और उसके बाद ये भारत आ गई। भारत आकर के भी इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया तिलक के साथ मिलकर के। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किए। तो भारत में इनका बड़ा बेस बना हुआ था। ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है और लंबे समय से इंडिया में काम कर रही थी। इनके विचारों ने इंडिया में काफी लोगों को प्रभावित किया। फैबियनवादी समाजवादी थे हमारे नेहरू। इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू फैबियनवादी समाजवादी थे और इसीलिए भारत का सारा समाजवाद इसी बेस पर बनता गया। यह था फैबियनवाद और फैबियनवाद के प्रमुख विचारक, उसकी प्रमुख अवधारणाएं।